हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम लिख लो, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो ये डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होता क्या है, इसको लिखो। डी नेचुरेशन, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो ठीक है, तो ये आपका डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होता क्या है, इसके बारे में लिख लो। देखो क्या होता है, प्रोटीन ना बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है टेम्परेचर और पीएच को। अगर आपका पीएच में थोड़ा भी चेंज हुआ या उसके टेम्परेचर में कोई चेंज हुआ, तो उसका नेचर जो है ना, जैसे आपका जो प्रोटीन है उसका नेचर जो उसमें, जैसे अगर आपको मैंने स्ट्रक्चर्स में बताया था कि प्रोटीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और भी डाइसल्फाइड बॉन्डिंग होती है, वैंडरवॉल, तो ये सब ना ब्रेक हो जाते हैं या ये बदल जाते हैं, जिसकी वजह से आपके प्रोटीन का नेचर बदल जाएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो इसमें लिखो, व्हेन व्हेन प्रोटीन व्हेन प्रोटीन प्रोटीन is when protein is subjected to physical change, subjected to physical change, physical change. When protein is subjected to physical change, like change in temperature, change in temperature, change in temperature, or chemical change, or chemical changes, changes like change in pH। तो इससे क्या होगा, जो का स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डिस्टर्ब होगा, डिस्टर्ब होता है। तो ठीक है, ये अब उसका स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हुआ ड्यू टू दिस ड्यू टू दिस ग्लोबुलर ग्लोब्यूल्स ड्यू टू दिस ग्लोब्यूल्स अनफोल्ड, मतलब जो इनका स्ट्रक्चर आपको बताया ना ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, वो अनफोल्ड हो जाएगा। एंड हेलिक्स हेलिक्स गेट अनकॉइल्ड, गेट अनकॉइल्ड, अनकॉइल्ड। और इससे क्या होगा, एंड प्रोटीन लॉस इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी, एंड प्रोटीन प्रोटीन loses its biological activity, biological activities। ठीक है,
इसको कहते हैं हम लोग, दिस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। दिस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो ठीक है, तो देखो, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का मतलब क्या हुआ समझो। जो प्रोटीन होता है, अगर उसका आप टेम्परेचर चेंज करो या उसका पीएच चेंज करो, जिसकी वजह से क्या होगा, जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंज इन स्ट्रक्चर हो जाएगा, जिससे उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी खत्म हो जाती है, जिसको हम लोग डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहते हैं। तो अगर आपको ये जो व्हेन प्रोटीन इज सब्जेक्ट टू फिजिकल चेंज लाइक चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन केमिकल चेंज लाइक चेंज इन पीएच, structure of protein disturbed. Due to this, globular unfold and helix get uncoiled and protein loss its biological activity. This is called denaturation of protein. तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, due to change, due to change in structure, structure of, due to change in structure, due to change in structure of protein, protein by change in temperature, temperature or temperature or pH of protein. So protein lost its biological activity, loses its biological activity, lost its biological activity, lost its biological activity. This is called this is called denaturation of protein. Denaturation of protein. Denaturation of protein. ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का मतलब क्या है कि ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे कराता हूँ इसमें। अब इसमें नेक्स्ट नेक्स्ट लिखना। देखो, डीनेचुरेशन में क्या होगा ना, आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर डिस्टर्ब नहीं होता, सेकेंडरी और टर्सरी होता है। तो ये चीज नोट कर लो। ड्यूरिंग ड्यूरिंग डीनेचुरेशन ड्यूरिंग डीनेचुरेशन सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर tertiary structure are destroyed, structures are destroyed, destroyed this। ठीक है, तो ड्यूरिंग डीनेचुरेशन सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉयड, बट प्राइमरी को कोई फर्क नहीं पड़ता, रिमेन इंटैक्ट, मतलब वो एज इट इज रहेगा, बट प्राइमरी स्ट्रक्चर्स रिमेन इंटैक्ट।
remain intact, ठीक है। तो ये मतलब क्या होता है, डीनेचुरेशन के टाइम पे आपका सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, प्राइमरी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एज इट इज रहता है। इसका एग्जांपल भी लिख लो। कोगुलेशन ऑफ एग, व्हाइट एग और बॉइलिंग, कोगुलेशन ऑफ, इसके एग्जांपल है कोगुलेशन, कोगुलेशन ऑफ व्हाइट एग, व्हाइट एग ऑन बॉइलिंग, ठीक है। और दूसरा है कर्डिंग ऑफ मिल्क, के दो एग्जांपल है, दूसरा है कर्डिंग ऑफ मिल्क, कर्डिंग ऑफ मिल्क, ठीक है, कर्डिंग ऑफ मिल्क। तो आप ये नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे करेंगे। इसको आप पॉज करके नोट कर लेना, फिर हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके बाद ना एक टर्म लिखिए, नेटिव प्रोटीन किसे कहते हैं, नेटिव प्रोटीन, नेटिव प्रोटीन, ठीक है। तो देखिए नेटिव प्रोटीन क्या होता है, जो आपका एज इट इज नेचर में प्रोटीन मिलता है ना, बायोलॉजिकल सिस्टम में जो प्रोटीन मिलेगा ना, उसका अपना अलग ही नेचर होता है, प्रॉपर्टी, तो उसको हम लोग नेटिव प्रोटीन कहते हैं, जो एज इट इज आपको नेचर में मिलता है। प्रोटीन, प्रोटीन फाउंड इन ए बायोलॉजिकल सिस्टम, बायोलॉजिकल सिस्टम विद ए यूनिक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, प्रोटीन फाउंड इन बायोलॉजिकल सिस्टम विद ए यूनिक थ्री डी स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड बायोलॉजिकल activity is called native protein, native proteins, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे करेंगे। नेटिव प्रोटीन का मतलब है वो प्रोटीन जो एज इट इज हमें बायोलॉजिकल सिस्टम से मिलेंगे और उनका नेचर अलग होगा और इस यूनिक थ्री डी स्ट्रक्चर होगा, थ्री डी और बायोलॉजिकल एक्टिविटी अलग होगी और थ्री डी स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो आप इतना नोट कर लो, फिर हम लोग आगे करते हैं। नेक्स्ट आपका एंजाइम्स क्या होते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर पॉज करके नोट कर लेना। नेक्स्ट मैं आपको अब कराने जा रहा हूँ एंजाइम्स। तो नेक्स्ट आपको लिखना है एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम्स, देखो सबसे पहले ना एंजाइम्स का डेफिनेशन लिख लो, फिर इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। द प्रोटीन, ये भी एक प्रोटीन है, दैट एंजाइम्स भी प्रोटीन होता है। द
catalyze the chemical reaction, biological catalyst. are known as a known as catalyst, known as तो प्रोटीन जो कैटलाइज करता है बायोलॉजिकल रिएक्शन को और बायोलॉजिकल कैटलिस्ट को, इसको हम लोग एंजाइम्स कहते हैं। तो मतलब एंजाइम्स जो होते हैं एक तरह से प्रोटीन है जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की तरह रिएक्ट करते हैं। तो आप ये भी कह सकते हो एंजाइम्स जो है एक तरह से बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, प्रोटीन विच आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। एंजाइम्स जो है एक प्रोटीन है जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। ठीक है, इसमें लिखना है तो लिख सकते हो आप, प्रोटीन विच आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट एक्ट एज ए कैटलिस्ट। प्रोटीन्स विच एक्ट एज ए बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, एंजाइम्स क्या हो गए, प्रोटीन जो एक्ट करते हैं एज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ठीक है, अगला देखिए इसमें दे आर वेरी दे आर वेरी स्पेसिफिक इन नेचर, स्पेसिफिक इन नेचर, ये नेचर में बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं। एंड कैटलाइज 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 ओनली ए पर्टिकुलर रिएक्शन, पर्टिकुलर, ये सिर्फ कुछ पर्टिकुलर रिएक्शंस को ही कैटलाइज करेंगे रिएक्शन को, मतलब ये बहुत स्पेसिफिक रहेंगे, पर्टिकुलर रिएक्शन फॉर ए पर्टिकुलर सबस्टेट, फॉर ए पर्टिकुलर पर्टिकुलर फॉर ए पर्टिकुलर सबस्टेट और सबस्टेट। इसके अलावा एक पॉइंट और इसमें नोट कर सकते हो, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऑल ऑलमोस्ट ऑल द एंजाइम्स आर ग्लोबुलर ग्लोबुलर, ठीक है। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल द एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन। इसमें एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, एंजाइम्स जो होते हैं रिड्यूस करेंगे, एंजाइम्स ये रिड्यूस करेंगे, एंजाइम्स रिड्यूस कर रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, एंजाइम्स रिड्यूस मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिवेशन एक्टिवेशन। एंजाइम्स आपका रिड्यूस करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। इसके अलावा एक एग्जांपल भी इसमें लिख लो, जैसे ये C6H22O11, इसको हम लोग माल्टोज बोलते हैं, माल्टोज होता है, इसको हम लोग माल्टस, यहाँ पे एंजाइम्स यूज कर रहे हैं माल्टस,
ये क्या करेगा, इसको हाइड्रोलाइज करेगा टू ग्लूकोज, ब्रेक कर देता है ग्लूकोज। ठीक है, ग्लू, तो ये इसको ब्रेक कर रहा है माल्टोज, तो माल्टास क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है ग्लूकोज। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे समझिए, देखिए एंजाइम्स जो होते हैं वो एक तरह से प्रोटीन है जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की तरह वर्क करते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं, और ये बहुत स्पेसिफिक होते हैं नेचर में, यानी एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर ही एंजाइम वर्क करेगा। ठीक है, और ये ग्लोबुलर प्रोटीन ऑलमोस्ट जितने होते हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन जैसे होते हैं। ठीक है, ग्लोबुलर का आपको स्ट्रक्चर कराया हुआ है, तो आप उसकी अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, ग्लोबुलर में यही था आपका कि ये आपको पैरेलल फॉर्म में प्रोटीन्स जो रहते थे, आपको ग्लोबुलर का स्ट्रक्चर आपको कराया हुआ है, आप उसमें से रेफर कर सकते हो। इसमें ये था कि जैसे डिफरेंट डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में कनेक्टेड होती है थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये आप कर लीजिएगा। अब मैं इसके बाद अगला करा रहा हूँ विटामिन, तो ये आप इसको नोट कर लेना, मैं नेक्स्ट करा रहा हूँ विटामिन। ठीक है, तो इसको पॉज करके आप लोग कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट आप लिखिए विटामिन क्या। नेक्स्ट है आपका विटामिन, विटामिन। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्ड इन द डाइट इन स्मॉल अमाउंट, स्मॉल अमाउंट टू परफॉर्म, स्मॉल अमाउंट टू परफॉर्म स्पेसिफिक, स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन, बायोलॉजिकल स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन फंक्शन फॉर नॉर्मल, नॉर्मल मेंटेनेंस, मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिमम ग्रोथ, ग्रोथ एंड हेल्थ, हेल्थ ऑफ द ऑर्गन, ऑफ द ऑर्गन। तो यहाँ पे लिखिए विटामिन क्या होते हैं। देख, ये एक तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हमें डाइट में चाहिए होते हैं स्मॉल अमाउंट में, ताकि हमारी बॉडी जो है वो नॉर्मल वर्क करे, और उसके लिए जो मेंटेनेंस या ग्रोथ के लिए जो चाहिए होता है, टू परफॉर्म स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन फॉर नॉर्मल मेंटेनेंस एंड ऑप्टिमम ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो आप ये नोट कर लीजिए, विटामिन का ये डेफिनेशन है। उसके बाद ये क्लासिफिकेशन देखो, इसका क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन। तो देखो क्लासिफिकेशन में सबसे पहला जो है वो फैट सॉल्युबल विटामिन है। पहला है फैट सॉल्युबल विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, तो विटामिन विच आर सॉल्युबल इन फैट एंड ऑयल, बट विटामिन विच आर
soluble, vitamin which are soluble in fat and oil, in fat and oils, but insoluble in salt, but insoluble in देखो ऐसे विटामिन जो सॉल्युबल होंगे फैट में एंड ऑयल्स में बट इनसॉल्युबल इन वाटर, तो ये क्या करते हैं, दे आर स्टोर्ड इन द लीवर एंड एडिपोज, ये हमारी बॉडी में ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी में स्टोर हो सकते हैं, दे आर दे आर स्टोर्ड हमारी बॉडी में स्टोर्ड इन लीवर एंड एडिपोज, और इसका एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, विटामिन बीटा ए, डी, ई एंड, इसमें एक और विटामिन ले सकते हो आप, B1 ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, देखो फैट सॉल्युबल वाले विटामिन होते हैं जो हमारी बॉडी में फैट में सॉल्युबल होंगे, वाटर में नहीं होते हैं, और ये हमारी बॉडी में लीवर और एडिपोज टिश्यूज में स्टोर हो सकते हैं, ठीक है। और ये ADE, K और B12 ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं, आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, इसको आप पॉज करके कर लेना, मैं नेक्स्ट करा रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन। सेकंड आपका जो लिखना है वो है वाटर सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन, सॉल्युबल विटामिन, विटामिन। तो ये विटामिन होंगे जो वाटर में सॉल्युबल होंगे। देखो सबसे पहले विटामिन विच आर सॉल्युबल इन वाटर, विटामिन विच आर सॉल्युबल, सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। विटामिन विच आर सॉल्युबल इन वाटर एंड which must be supplied, and which must be supplied must be supplied regularly, regularly in diet, because must be supplied regularly in diet because they are they are readily excreted, they are readily excreted in urine, in urine, and cannot stored be can not be stored in our body, in
ठीक है, ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं, कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर। तो देखिए, वाटर सॉल्युबल विटामिन ऐसे विटामिन होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, और ये आपको डाइट के थ्रू, रेगुलर डाइट में आपको ये चाहिए होता है, क्योंकि ये यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते। विटामिन विच आर सॉल्युबल इन वाटर एंड which must be supplied regularly in diet because they are readily excreted in urine, मतलब यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, एंड कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, देखिए इसके एग्जाम्पल होंगे आपके विटामिन बी, इसमें ना एक आपको रिमूव करना है, एक्सेप्ट B12, एक्सेप्ट एक्सेप्ट B12। ठीक है, इसके अलावा सारे होंगे, और विटामिन सी, विटामिन बी एंड सी, जिसमें से इसमें B12 नहीं था। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो, फिर मैं इसमें आगे कुछ पॉइंट्स करा देता हूँ आपको। देखो यहाँ पे ना, इसको आप पॉज करके नोट कर लेना, यहाँ पे क्या होता है, आपको एनसीईआरटी में कुछ विटामिन दे रखे हैं, तो उनकी डेफिशिएंसी तो यहाँ वहां से रेफर कर सकते हो आप। जैसे मैं आपको अगर एनसीईआरटी ओपन करके दिखाऊं, तो देखो यहाँ पे ना ये आपको टेबल दे रखी है, इस टेबल में आपको ये दे रखा है कि विटामिन का क्या सोर्स है और उनकी डेफिशिएंसी से क्या होता है। ठीक है, तो कुछ विटामिन आप इसमें से याद कर लेना, सारे मत करना। ठीक है, जैसे मैं आपको बोलूं तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है, इसका सोर्स क्या है, और इसकी डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, तो विटामिन ए आप कर सकते हो। विटामिन सी, जिसकी वजह ब्लीडिंग गम्स होते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जो आप कर लेना, तो ये आप यहाँ से रेफर कर सकते हो एनसीईआरटी से, टेबल 14.3, जिसमें आपको विटामिन सोर्स और डेफिशिएंसी एक साथ दे रखे। ठीक है, तो यहाँ से आप ये रेफर कर लेना। अब इससे देखो, ये विटामिन के का क्या कह रहा है, विटामिन के क्या है, इसका सोर्स है ग्रीन लीफी वेजिटेबल, और ये आपको इंक्रीज करते हैं ब्लड क्लॉटिंग टाइम। ठीक है, इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग टाइम। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो इसमें ब्लड क्लॉटिंग का टाइम होगी, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप कर लेना, विटामिन, उनका सोर्स और उसकी डेफिशिएंसी। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक जो हमें करना है, वो है आपका हार्मोन। चलिए, तो आप इसको नोट कर लेना, मैं अब नेक्स्ट आपको जो कराने जा रहा हूँ वो है हार्मोन। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखिए आप हार्मोन, मैं उसके बारे में आपको अब कराता हूँ। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है हार्मोन। ठीक है, तो आप लिखिए इसमें हार्मोन। हार्मोन, ठीक है, हार्मोन। हम्म, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, ये होते क्या है हार्मोन। हार्मोन्स आर मॉलिक्यूल्स, molecules that act as intercellular messenger. Hormones are the molecules that act as a intercellular, मतलब बिटवीन द सेल्स, ये मैसेज का मैसेज
पास करने का काम करेंगे। हार्मोन्स आर द मॉलिक्यूल दैट एक्ट एज ए इंटरसेल्यूलर मैसेंजर, ठीक है। दे आर प्रोड्यूस्ड, these are produced, these are produced by an endocrine gland, ठीक है, endocrine, they are produced by endocrine glands in the and are poured and are directly in directly directly in the bloodstream, blood, which transport transport them to the site of action, site of action, site of। तो ये नोट कर लीजिए, हार्मोन्स जो होते हैं वो एक तरह से मॉलिक्यूल्स हैं जो मैसेंजर का काम करते हैं बिटवीन द सेल्स, इंटर। हार्मोन्स आर द मॉलिक्यूल दैट एक्ट एज द इंटरसेल्युलर मैसेंजर, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये जो प्रोड्यूस होते हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड के थ्रू होते हैं इन द बॉडी एंड आर पोर्ड डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ये एंडोक्राइन ग्लैंड के थ्रू प्रोड्यूस होंगे और ये डायरेक्टली हमारी ब्लड स्ट्रीम में पोर्ड मतलब उसको डाला जाता है, विच जो ट्रांसपोर्ट होगा देम टू द साइट ऑफ एक्शन, मतलब जहां पे एक्शन होगा, जो भी आपको मतलब जैसे कोई मैसेंजर पहुंचाना है, बिटवीन द सेल पहुंचाना है, तो वो क्या होगा, एंडोक्राइन ग्लैंड के थ्रू प्रोड्यूस होगा, फिर ब्लड के थ्रू ये मूवमेंट होता है इसका, और जो भी साइट ऑफ एक्शन होगा वहां तक प्रोड्यूस मतलब इसको सेंड किया जाएगा। ठीक है, तो आप ये लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे करते हैं। इसमें एग्जांपल्स देखिए क्या क्या है। सबसे पहले इसमें एग्जांपल है इंसुलिन हार्मोन। सबसे पहला इंसुलिन, ये इंपॉर्टेंट भी है, ये बहुत यूज होता है। इंसुलिन हार्मोन, हॉर्मोन keeps the blood glucose glucose level within the narrow limit, within the narrow। ठीक है, तो सबसे पहले नोट कर लीजिए, इंसुलिन हार्मोन जो का काम होता है हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को विद इन अ नैरो लिमिट में रखने, जितनी जरूरत है। ठीक है, तो ये लिख लीजिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट और एक मैं वो भी करा देता हूँ आपको, आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा, मैं आगे करा रहा हूँ। ठीक है, तो इसको कर लीजिएगा, मैं आगे करा रहा हूँ। तो नेक्स्ट है थायोसिन हार्मोन। सबसे पहले थायोक्सिन, थायरोक्सिन हार्मोन बाय थायरोक्सिन हार्मोन्स बाय थायराइड ग्लैंड, थायराइड, ठीक है, ये प्रोड्यूस होता है बाय थायराइड ग्लैंड। डेफिशिएंसी ऑफ दिस, deficiency of this gland, this hormones
deficiency of this hormone lead to hypothyroidism. Deficiency of this hormones lead to hypothyroidism and enlargement enlarge enlargement of the thyroid gland. Thyroid is can be checked, मतलब इसको अगर आपको ठीक करना है तो इसके लिए बेटर है कि चेक बाय मतलब बाय यूज ऑफ आयोडीन। यूज ऑफ आयोडीन। तो आप इसको नोट कर लीजिए। देखो, थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड के थ्रू प्रोड्यूस होता है। इसकी डेफिशिएंसी से आपको एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड हो जाएगा या फिर थायोक्सिन विजडम हो जाएगा। ठीक है। और इसको अगर आपको मतलब इसकी डेफिशिएंसी को कम करना है तो आपको आयोडीन यूज करना पड़ेगा। ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं इतना। तो देखिए अब यहाँ तक अभी आप कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी आप लोग इतना कर लो, बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है। थैंक यू।